हेलो स्टूडेंट, जी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वर्ण विचार। हम वर्णों के बारे में विचार करेंगे, जिसको इंग्लिश में हम ऑर्थोग्राफी कहते हैं। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर मोर का चित्र दिखाई दे रहा है। ये मोर है ना। तो ये मोर का चित्र आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। जब बेटा मोर को हम अलग अलग वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ये माँ हलंत है, आधा माँ है ना। ओ की मात्रा है तो हमने ओ अलग को लिख दिया, ओ से ओखली है ये। रा हलंत इसलिए है कि वो ये आधा है, और यहाँ पे जो आ है वो आ की मात्रा है ना। तो मोर हम जब लिखते हैं तो जब मोर को हम अलग अलग करके लिखेंगे, वर्णों को वर्ण विच्छेद करके लिखेंगे, तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहाँ पर एक अध्यापक का चित्र है ना। ये अध्यापक क्या कर रहे हैं? यहाँ पे पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इनके पीछे श्यामपट्ट है और इनके हाथ में छड़ी है। तो अध्यापक को जब हम लिखते हैं तो अलग अलग करके हम कैसे लिखेंगे ये देखेंगे। तो आ अध्यापक लिखा हुआ है ना। आ, आधा, या, अ, प, अ, क और अ। लेकिन आजकल हम है ना। तो ये हम जब अलग अलग करके इनको लिखेंगे तो इस तरीके से हम ये तैयार करेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम इन्हें तैयार करेंगे अलग अलग करके। नेक्स्ट देखते हैं बेटा वर्ण। वर्ण के बारे में अब हम पढ़ते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्णों के बारे में पढ़ते हैं। तो वर्ण क्या होता है? भाषा की उच्चरित माने बोली गई ध्वनियों के लिए बनाए गए लिपि चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जब आपने बचपन में आ से ज्ञा तक पढ़ा होगा तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? वर्णमाला कहते हैं। आगे देखते हैं बेटा। देखिए, हिंदी की वर्णमाला स्वर एवं व्यंजन के मेल से बनी है। स्वर कौन कौन से होते हैं? देखिए, अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे स्वर हैं। ठीक है। अब इनमें ये हमारे कितने होते हैं? 11 होते हैं, है ना। गिन लेते हैं इन्हें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारे स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। आगत या ग्रहित स्वर, आगत और ग्रहित स्वर होते हैं। जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं ना, तो डॉक्टर में हम जब डा बनाते हैं तो उसके ऊपर चांद लगाते हैं, बिंदी नहीं लगाते हैं। तो ये आगत हैं, ये अंग्रेजी से लिए गए हैं। तो ये हमारे आगत स्वर हो गए। अब अनुस्वार देखिए, उन्हें हम ग्रहित स्वर भी इसलिए कहते हैं कि हमने इन्हें ये आए हुए हैं और हमने इन्हें ग्रहण करा है। तो इन्हें आगत लेने के कारण इन्हें आने के कारण आगत कहते हैं, और लेने के हम ले लेते हैं इन्हें तो इन्हें ग्रहित स्वर कहते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है? अंग से अंगूर जब हम पढ़ते हैं ना, तो आपने पढ़ा होगा ये अंग से अंगूर। तो है ना, हमारी जो शिरो रेखा होती है, शब्द के ऊपर जो रेखा खींचती है, उसके ऊपर बिंदी लगाई जाती है, वो क्या हो गया? अनुस्वार कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विसर्ग। विसर्ग माने ह की आवाज़ देता है, आधे ह की आवाज़। जैसे हमने हम संस्कृत में बच्चों को पढ़ाया है, जैसे बालकः, कपि, है ना। बालकः, सूर्यः, इस तरीके जो शब्द होते हैं ये विसर्गे ह की आवाज़ देते हैं, आधे ह की आवाज़ देते हैं। नेक्स्ट है अनुनासिक, यानी अ पे चंद्र बिंदी और ई पर बिंदी। तो ये क्या है? ये अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट बेटा पढ़ेंगे हम व्यंजन। तो व्यंजन हमारे क्या है? देखिए, क ख ग घ ण, ये कवर्ग के अंतर्गत आते हैं, यानी 5 वर्ण जो हैं ये कवर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, च छ ज झ उ,
ये सब चवर्ग के अंतर्गत आते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण ये सब टवर्ग के अंतर्गत आते हैं। त, थ, द, ध, न ये सब तवर्ग के अंतर्गत आते हैं। प, फ, ब, भ, म ये सब पवर्ग के अंतर्गत आते हैं। य, र, ल, व, श ये सब अंतस्थ व्यंजन हैं। श, स, ह, छ है ना, ये सब ऊष्म व्यंजन हैं। छ, त्र, ज्ञ और श्री ये सब संयुक्त व्यंजन हैं। ख, क, ख, ग, घ, ज और फ है ना, तो ये सब क्या है बेटा, ये ग्रहित व्यंजन है, ये यहीं से ग्रहण किए गए हैं। और ये सब जो है, ये सारे जो व्यंजन हैं इतने सारे, ये सब क्या है, ये स्पर्श व्यंजन है ना, ये सारे जो हैं स्पर्श व्यंजन है। अब आगे हम स्पर्श व्यंजन के बारे में भी पढ़ेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन या ग्रहित व्यंजन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखते हैं आगे, वर्णमाला के भेद निम्नलिखित हैं। अब वर्णमाला के दो भेद होते हैं, जैसे क स्वर वॉबल्स बोलते हैं उन्हें, और व्यंजन खा व्यंजन जिन्हें हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अब स्वर और व्यंजनों के बारे में भी जानते हैं। का स्वर, अब तो स्वर के बारे में जानते हैं कि स्वर क्या होते हैं और कितने होते हैं। तो देखते हैं, जिन ध्वनियों यानी वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, ऐसी ध्वनियाँ को स्वर कहते हैं, है ना। हमारे जो मुंह से कुछ आवाज़ें निकलती हैं, जो ध्वनियाँ निकलती हैं, वो यदि बिना रुकावट के निकलती हैं, जिनमें कोई भी रुकावट नहीं होती है, मुंह से हवा के बाहर निकलने पर, ऐसी ध्वनियों को स्वर कहते हैं। स्वर, वैसे तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 2 प्रकार के स्वर बताए गए हैं। 3 प्रकार के एक प्लुप्त स्वर भी हुआ करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो दिया नहीं गया है। तो अब आप देखिए, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर मतलब होता है, ये वे स्वर है जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री, ये 4 संख्या में है ना, ये इनकी संख्या 4 है, इनके उच्चारण में कम समय लगता है। ऐसे ही दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में जो है, ह्रस्व स्वर से लगभग दुगना समय लगता है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये संख्या में 7 है। जब आपने बचपन में पढ़ा होगा तो आपको याद कराया जाता है ना, अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो इस तरीके से हम, जिनमें आ को बोलने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता, आ को बोलने में ज़्यादा समय लगता है, यानी उच्चारण में इनमें समय ज़्यादा लगता है, वो सब दीर्घ स्वर हैं, और जिनके उच्चारण में हमें कम समय लगता है वो सब ह्रस्व स्वर है। नेक्स्ट देखिए बेटा, स्वरों की मात्राएं, ये हमने वैसे पढ़ रखी हैं, लेकिन हम अभी फिर से पढ़ेंगे। छोटे आ में हमें कोई मात्रा नहीं लगानी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है ना। तो ये देखिए, यहाँ पे बिना चिन्ह के, बिना मात्राओं के शब्द हैं हमारे अब और कब। ऐसे ही देखिए, यहाँ पे बड़ी आ की मात्रा में हमें आ का डंडा मिलता है, तो जैसे आम हो गया हमारा, दूसरा हो गया काम, तो ऐसे शब्द हमें दे रखे हैं। यहाँ पे छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा हमारी डंडा पहले होता है, फिर मात्रा बाद में होती है। तो ऐसे ही दिन, किन, इस तरीके के शब्द बनते हैं। ऐसे ही बड़ी में क्या होता है, डंडा बाद में होता है, मात्रा आगे को आती है, जैसे नदी और कभी। ऐसे ही छोटे ऊ की, छोटे ऊ में क्या होता है, गोला जो होता है बाद में होता है, और उसका मुंह जो है आगे की तरफ होता है, तो सुख और कुछ। तो ऐसे ये शब्द बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, बड़ा ऊ, जैसे दूर और भूल, जैसे केला है ना, ए की मात्रा लगी है केला, मेला। आई की मात्रा लगी है थैला, मैला। ओ की मात्रा में और भोर, और औ की मात्रा में औरत और नौका। तो ये आपको बताए गए हैं मात्रा लगा करके शब्द, ये आप सभी ने पढ़े होंगे बचपन में, क्या अभी भी आप शब्द पढ़ते ही आ रहे हो। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार का चिन्ह बिंदु
शिरोरेखा के ऊपर पड़ी बिंदी है। अनुस्वार एक नासिक्य व्यंजन है। नासिक्य माने नाक से बोले जाने वाला व्यंजन है, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो सकता। मतलब उसके उच्चारण में हमें कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ का प्रयोग करना पड़ता है। इसका उच्चारण उस परिवेश के अनुसार तय होता है जिस परिवेश में वह आ रहा हो। हिंदी में यह 2 स्थानों पर आता है। देखिए कैसे आता है हिंदी में। जैसे शब्दांत में, शब्दों के अंत में आता है। शब्दांत में आने पर इसका उच्चारण माँ हलंत के रूप में होता है। जैसे स्वयं अगर बाद में आता है तो बिंदी भी लगा सकते हो और माँ हलंत भी लिख सकते हैं। अहम, पुस्तकम आदि, इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे शब्द के मध्य में आने पर इसका प्रयोग देखिए। शब्द के मध्य में आने पर यह अपने आगे चल आने वाले व्यंजन से प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो उसी के वर्ग का नासिक्य बन जाता है, यानी उसका पंचम वर्ण बन जाता है ना। क्या बनता है? पंचम वर्ण, जो 5वां वर्ण है वो बन जाता है। जैसे कवर्ग के व्यंजन के पहले अणा आता है ना। चवर्ग के व्यंजन के पहले उआ आता है। टवर्ग के व्यंजन से पहले णा आता है। तो उदाहरण देखेंगे हम। देखिए, कवर्ग के व्यंजन से पहले पंकज, यहाँ क लिखा हुआ है तो कवर्ग का है, तो अणा खाली आ गया है ना। ऐसे ही गंगा में, पंखा में और कंघा में, इस तरीके से। चवर्ग के व्यंजन से पहले देखिए यहाँ पे चा आया है तो उआ खाली आ गया, क्योंकि का ख ग च छ ज झ उआ, तो च छ ज झ का जो पंचम वर्ण है, यानी चवर्ग का जो पंचम वर्ण है वो उआ है। ऐसे ही टवर्ग में जो पंचम वर्ण है वो णा खाली है, तो यहाँ पे आधा ना आ गया। जैसे पंडित, कंटक, अंडा। ऐसे ही तवर्ग के व्यंजन से पहले हिंदी है ना, ना आ गया, क्योंकि ता था दा धा ना, इसका पंचम वर्ण क्या है? ना है ना। तो नासिक्य है, ये पंचम वर्ण क्या है? नाक से बोले जाने वाला है, नासिक्य है। पवर्ग के व्यंजन से पहले चंपा, देखिए अम्बा, प फ ब भ म, तो इनमें म हमारा आ रहा है पंचम वर्ण में, तो इसको हम यहाँ पे नासिक्य बोलेंगे और यहाँ पर इसका प्रयोग उसके पंचम वर्ण के अनुसार ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं। मानक वर्तनी के नियमों के अनुसार का लेखन सभी जगह बिंदु से ही करना चाहिए। हिंदी में तो बिंदु से ही हम अधिकतर करते हैं, लेकिन संस्कृत में हमें जब करना होता है तो हम उसके वर्ग का पंचम वर्ण यूज़ करते हैं ना, का प्रयोग करते हैं। अब अनुनासिक की बात करते हैं। अनुनासिक क्या कहता है? सभी नासिकीय कृत अनुस्वार कहलाते हैं, अर्थात स्वरों का उच्चारण करते समय जब हवा मुंह के साथ साथ क्या करती है? नाक से भी बाहर निकलती है, तो ये ऐसे स्वर क्या कहलाते हैं? अनुनासिक कहलाते हैं। यानी मुंह के साथ, और उसमें क्या होता है कि वह नाक से निकलती है, यहाँ पे मुंह के साथ नाक से निकलती है, तो ये अनुनासिक कहलाते हैं। इनको लिखकर व्यक्त करने के लिए 2 चिन्ह बनाए गए हैं, चंद्र बिंदु तथा बिंदु। जिन स्वरों का स्वर वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर के स्थान खाली रहता है उन पर चंद्र बिंदु, तथा जिनके ऊपर मात्रा लगी होती है उन पर बिंदु लगाया जाता है। अब जैसे देखिए चंद्र है ना, देखिए शिरा रेखा के ऊपर खाली स्थान वाले वर्ण जैसे आंसू, आँख, हंसना, कुआं, गूंगा, कांच, है ना, तो ये क्या है? चंद्रबिंदी वाले शब्द हैं। ऐसे ही शिरोरेखा के ऊपर मात्रा वाले वर्ण यानी मैं पे बिंदी हो गई, मैं, चोंच, सौंठ और भैंस, है ना। तो यहाँ पर हम जो है अनुनासिक हमें इस तरीके से लगाना है। अब ये विसर्ग के बारे में बात करते हैं। विसर्ग का चिन्ह है 2 बिंदियां, है ना, डॉट।
संस्कृत में दो तरह की की ध्वनियाँ होती, दोनों के उच्चारण भी अलग अलग एक तरह से होते थे। एक के लिए चिन्ह ह बनाया जाता था और दूसरी के लिए विसर्ग बनाया जाता था। तो आगे देखेंगे। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंतर में विसर्ग आता था, यदि हिंदी में आ गए तो उनका लेखन भी हम संस्कृत की तरह ही विसर्ग लगाकर करते हैं, जैसे अतः, प्रातः, स्वतः, प्रायः आदि। अब यहाँ पर हम व्यंजन की बात करते हैं कि व्यंजन के बारे में बताएंगे कि व्यंजन क्या होते हैं। जिन ध्वनियों या वर्णों का उच्चारण करते समय वायु के मार्ग में रुकावट या अवरोध पैदा की जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं, है ना। व्यंजनों का उच्चारण जो है स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता, इसलिए हर व्यंजन में स्वर का प्रयोग होता है। व्यंजनों का स्वतंत्र रूप में उच्चारण स्वरों की सहायता से ही किया जाता है। हिंदी में वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। व्यंजन के निम्नलिखित भेद भी हैं। यहाँ पर इन्होंने व्यंजनों के भेद दे रखे हैं, देखते हैं हम व्यंजनों के भेद। अब व्यंजन के भेद देखेंगे। व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये कैसे हैं इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन, अब हम स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का अर्थ होता है छूना, अर्थात जिन वाक्य व्यंजनों के उच्चारण के समय जिह्वा मुंह के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है ना। जब हमारी जीभ जो है बोलते समय किसी भी अंश को छूती है तो उसे क्या कहलाते हैं, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 25 है और इनका विभाजन 5 वर्गों में किया गया है। प्रत्येक वर्ग का नाम उसके पहले अक्षर व्यंजन के आधार पर रखा गया है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था क ख ग घ ण, ये क वर्ग था, है ना। च छ ज झ ङ, ये च वर्ग था। तो आगे हम पढ़ते हैं इनको। जैसे देखिए क ख ग घ ण क वर्ग में आ गया, च छ ज झ ङ च वर्ग में आ गया, ट ठ ड ढ ण ये ट वर्ग में आ गया, त थ द ध न त वर्ग में आ गया और प फ ब भ म प वर्ग में आ गया। तो ये व्यंजन जो हैं 25 हैं और इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या कहता है, इन व्यंजनों के उच्चारण के समय जिह्वा यानी जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूर्णतः नहीं छूती। आप बोल के देख लीजिए, या, र, ल, व, ये संख्या में 4 हैं। इनके समय बोलते समय कभी भी हमारी जो जीभ है वो मुंह के किसी भी भाग को नहीं छूती है। नेक्स्ट देखेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या कहता है, इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से टकराकर ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा करती है, अतः इन ऊष्म व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 है, श, स, ह, है ना। तो ये 4 हैं। अब बात करते हैं हम संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, ये बहुत आता है, इसको देखेंगे। देखिए दो भिन्न व्यंजनों के मिलने से जो नया व्यंजन बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखते हैं संयुक्त व्यंजन और योग और उदाहरण। देखिए छाछ छत्तीय बनाने के लिए हमें का, आधा का और शा लेना पड़ेगा, तो हमारा ये छाछ छत्तीय तैयार होगा, है ना। ऐसे ही देखिए ता से त्रिशूल, ता आधा और रा आधा, यहाँ पे आ जुड़ेगा तभी हमारा ता से त्रिनेत्र तैयार होगा, है ना। ज्ञा, तो ज्ञा देखेंगे जा और उआ को मिला करके ज्ञा से ज्ञानी तैयार होता है। श्री, श और रा को मिलाकर ये श्रम वाला श्री तैयार होता है। तो ये हमारे क्या होगा, ये संयुक्त व्यंजन है।
ग्रहित व्यंजन। हिंदी भाषा का शब्द भंडार बहुत विशाल है। अनेक भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग हिंदी भाषा में देखने को मिलता है। जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली में ज़, फ इस प्रकार के 2 व्यंजन मिलते हैं जिन्हें दूसरी भाषा से अपनाया गया है। ये सब क्या कहलाते हैं? ग्रहित व्यंजन कहलाते हैं। आपको पता होगा कि हमारे भारत पर बहुत विदेशी आक्रमण हुए हैं, तो उन्होंने हमारे भारत पर बहुत समय तक राज्य भी किया है, जिसके कारण उनकी जो शब्द हैं, उनकी जो भाषा है, उनके बहुत से शब्द हमारे भारत में भारतीय भाषाओं में घुल मिल गए हैं, तो उन्हें ग्रहित व्यंजन कहा जाता है। आगत और ग्रहित ध्वनियाँ इन्होंने दे रखा है दोबारा से। देखिए, ज़ और फ़, तूफ़ान और ज़िंदगी, ये उर्दू से लिए गए हैं। मैंने आपको बताया था डॉक्टर या कॉलेज, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। अंग्रेजी शब्दों को लिखने के लिए यानी के ऊपर चांद बनाया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, बॉल, कॉपी आदि। अब हम देखेंगे द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन क्या होते हैं? जब एक जैसे 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित कहते हैं। जैसे पक्का, कच्चा, बच्चा, मिट्टी और प्रसन्न। तो यहाँ पर क्या है? पक्का जो है, यहाँ पर का जो है 2 बार प्रयोग हुआ है ना। आधा भी आया है और पूरा भी आया है। ऐसे कच्चे में 2 बार आया, चा आधा भी है और चा पूरा भी है, तो क्या है? इसे द्वित व्यंजन बोलते हैं। वर्ण विच्छेद। अब हम वर्णों का विच्छेद सीखेंगे। हमने स्टार्टिंग में जब शुरू करा था वीडियो, तभी हमने आपको बताया था मोर का वर्ण विच्छेद। तो अब हम यहाँ पे करना सीखेंगे। वर्ण विच्छेद का अर्थ देखिए, है ना, किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखना। जैसे राम, तो रा हलन, रा पे आ का डंडा लगा हुआ है तो बड़ा, और माँ, और यहाँ पे माँ पे कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पे छोटा आ लगेगा, क्योंकि जब कोई मात्रा नहीं होती तो छोटे आ का प्रयोग होता है। ऐसे ही चित्र में देखिए, जहाँ पे छोटी की मात्रा है, ता और रा है, इसको ये संयुक्त व्यंजन है, इसको अलग अलग किया गया है। और है ना, तो ये चित्र हो गया। प्रश्न, पर प्रश्न कैसे लिखते हैं? पा और रा मिला हुआ होता है। आधा शा है, न, फिर तो ये प्रश्न हो गया। स्वप्न में देखिए, सा आधा है, व, प आधा है, न के बाद है ना, तो स्वप्न हो गया। रात्रि देखेंगे, रा पे आका डंडा है तो रा, त, र और ई, रात्रि हो गया। रंग देखिए, रा पे फिर ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है ना, तो अनुस्वार लगा हुआ है, ग और तो इस तरीके से हम वर्णों का विच्छेद कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।